हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध की पृष्ठभूमि को तैयार कर लिया था और हमने यह देख लिया था कि किस प्रकार से दोनों सेनाएं जो हैं वो हल्दी घाटी के मैदान के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। जो हल्दी घाटी का मैदान है ये कहां पर है? तो वर्तमान के अंदर जो हल्दी घाटी का मैदान है ये खमनोर व गोगोंदा के पहाड़ियों के मध्य है। वह गोगोंदा की पहाड़ियों के मध्य है। पूछ लिया जाए किस जिले में है तो हम क्या कहेंगे? राजसमंद जिले में है। कहां पर है हल्दी घाटी का मैदान? तो हल्दी घाटी का मैदान खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ी जो हैं उनके बीच में राजसमंद जिले जो है उस राजसमंद जिले के अंदर हल्दी घाटी का मैदान स्थित है। यह जो हल्दी घाटी का मैदान है, इस हल्दी घाटी के मैदान के अंदर मेवाड़ की तरफ से कौन है? मेवाड़ की तरफ से लड़ रहे हैं प्रताप, और मुगल शासक अकबर की तरफ से कौन है? मान सिंह, जो क्या है? अकबर का प्रधान सेनापति है। ठीक है, जो क्या है? अकबर का प्रधान सेनापति है। जो मेवाड़ी सेना है उस मेवाड़ी सेना का जो हेरावल भाग है, हेरावल का मतलब क्या होता है? हेरावल का मतलब अग्रभाग होता है। सेना का जो अग्रभाग होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हेरावल बोलते हैं। तो मेवाड़ी सेना जो है उस मेवाड़ी सेना का जो हेरावल वाला भाग है, हेरावल वाला भाग है, हेरावल भाग, या याद करने लिख सकते हैं ब्रैकेट में अग्रभाग। ठीक, वो कौन संभाल रहा है? वो संभालेगा हाकिम खां सूरी, एक पठान सेना नायक है। जो मेवाड़ी सेना है उस मेवाड़ी सेना के अग्रभाग या हैरावल भाग का जो प्रतिनिधित्व करेगा वो कौन कर रहा है? हकीम खां सूरी कर रहा है। और हैरावल भाग में लड़ेंगे कौन? हैरावल भाग के अंदर लड़ने का जो अधिकार मिला हुआ किसको मिला हुआ है? वो चुंडावतों को मिला हुआ है। चुंडावत कौन है? जो राणा चुंडा के वंशज हैं, वो चुंडावत कहलाते हैं। तो हैरावल भाग जो है उस हैरावल भाग के अंदर लड़ने की जो जिम्मेदारी, अच्छा ये चुंडावतों को मिला कैसे? जब राणा लाखा जो है उस राणा लाखा के लिए बलिदान करते हैं राणा चुंडा, और उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उनके द्वारा एक वचन दिया जाता है कि मेवाड़ जो है उस मेवाड़ के अंदर गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय कौन करेगा? ये चुंडावत तय करेंगे। इसीलिए गोगुंदा के अंदर जब अंत्येष्टि संस्कार हो रहा था महाराणा उदय सिंह का, तो अखिराज सोनगरा के द्वारा उठाए गए सवाल पे कि जब वचन के अंदर यह शामिल था कि तय गद्दी पर कौन बैठेगा ये तय करने का काम चुंडावतों का है, और कृष्णदास चुंडावत से जब ये पूछा नहीं गया कि किसको गद्दी पर बैठाया जाए तो जगमाल को गद्दी पर कैसे बैठा दिया गया, तो इसी कारण से अखिराज सोनगरा और कृष्णदास चुंडावत के द्वारा प्रताप को राजमहल की क्रांति के अनुसार गद्दी पर बैठाया गया। तो पहला जो अधिकार तय किया गया वो तय यह किया गया कि हैरावल भाग में चुंडावत लड़ेंगे, और दूसरा अधिकार यह तय किया गया कि गद्दी पर कौन बैठेगा इसका अंतिम निर्णय जो किया जाएगा वो भी चुंडावतों के द्वारा ही किया जाएगा। तो हैरावल भाग के अंदर जो सेना नायक है, प्रधान सेनापति है, वो हकीम खां सूरी है, और चुंडावत जो है वो इसके हैरावल भाग के अंदर लड़ेंगे। कब? जब हल्दी घाटी के युद्ध की या किसी भी प्रकार के मेवाड़ की तरफ से होने वाले युद्ध की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अग्रभाग या हैरावल भाग कौन संभालेगा? चुंडावत संभालेंगे। ठीक है, तो सेनापति कौन है? प्रधान सेनापति यहां पर आपका है हकीम खां सूरी, यहां प्रधान सेनापति कौन है? मान सिंह है। और कौन कौन साथ में है? तो इनके अलावा अगर हम बात करें जो युद्ध के अंदर साथ में लड़ रहे हैं उसके अंदर आ जाते हैं आपके झालाबिंदा, राणा पुंजा। यहां पर एक बात और आपको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि जब भी मेवाड़ी सेना का शासक घायल होगा तो घायल होने पर या युद्ध से बाहर जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर जो
राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह को संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? राज चिन्ह को संभालने की जिम्मेदारी झालाओं की होगी। तो यहाँ पर झाला कौन है? यहाँ पर झाला बिंदा है। कहाँ के होते हैं झाला? सारडी के झाला की होगी। तो झाला बिंदा जो है वो कहाँ से है? सारडी से है। तो अगर प्रताप युद्ध को छोड़ेंगे या युद्ध से बीच में लड़ते हुए कहीं और चले जाएंगे या लड़ते लड़ते घायल हो जाएंगे, तो राज चिन्ह को संभालने की जिम्मेदारी किसकी आएगी? राज चिन्ह को संभालने की जिम्मेदारी सारडी के झाला यानी कि यहाँ पर किसकी? झाला बिंदा की जिम्मेदारी हो जाएगी। अच्छा, राणा पुंजा कौन है? जो राणा पुंजा हैं, ये राणा पुंजा भीलों के सरदार हैं। राणा पुंजा कौन है? राणा पुंजा जो हैं ये भीलों के सरदार हैं और ये भी इस हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने के लिए आए हैं। किसके साथ? महाराणा के साथ। महाराणा की तरफ से मुगल सेनापति के साथ मुगल शासक अकबर के विरुद्ध लड़ेंगे। इस युद्ध के अंदर कौन? राणा पुंजा जो कौन है? भीलों के सरदार है। ठीक है। दूसरी तरफ से बात करें किसकी? मानसिंह के साथ और कौन कौन आया है? तो मानसिंह के साथ हमने अभी बात की ही थी थोड़ी देर पहले कि आसिफ खां को भेजा गया। आसिफ खां को भेजा गया। दूसरा मेहतर खां को भेजा गया और तीसरा बदायूनी खां। बदायूनी खां, ये तीन मुख्य व्यक्ति जो इस युद्ध के अंदर शामिल हुए हैं। किसकी तरफ से ये शामिल हुए हैं युद्ध के अंदर? मानसिंह की तरफ से, मुगल शासक अकबर के द्वारा ये भेजे गए हैं। तो अब इस युद्ध के अंदर होता क्या है? दोनों की सेनाएं जो हैं वो आमने सामने हैं और आमने सामने होने के बाद यहाँ पर दो वर्णन मिलते हैं। पहला वर्णन तो ये मिलता है कि हल्दी घाटी के पास लगा एक शिलालेख जो है वो शिलालेख ये कहता है कि 18 जून 1576 को क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। शिलालेख क्या बोलता है? शिलालेख यह बोलता है कि 18 जून 1576 जो है, उस 18 जून 1576 को होता है हल्दी घाटी का युद्ध। और दूसरा क्या बोलता है? दूसरी बात गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये बोलते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वह युद्ध 21 जून 1576 को हुआ था। तो 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये कौन बोलते हैं? गोपीनाथ शर्मा बोलते हैं। और दूसरी जो वर्णन मिलता है वो हल्दी घाटी का जो शिलालेख है वह शिलालेख क्या बोलता है? वह शिलालेख ये बोलता है कि यह युद्ध जो है वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है क्योंकि दोनों डेट ही हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब इस युद्ध का वर्णन जो करता है वो कौन करता है? बदायूनी खां जो है वो युद्ध का वर्णन करता है। और बदायूनी खां क्या बोलता है? बदायूनी खां यह बोलता है कि दोनों सेनाएं जब आमने सामने हैं तो प्रातः काल के समय युद्ध भेरी बजती है और युद्ध भेरी बजने के साथ ही क्या होता है? युद्ध भेरी बजने के साथ ही युद्ध जो है उस युद्ध की शुरुआत हो जाती है। हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर दोनों सेनाएं सामने खड़ी हुई हैं और दोनों सेनाओं के सामने खड़े होने के बाद प्रातः काल की युद्ध भेरी बजती है और प्रातः काल की युद्ध भेरी के साथ युद्ध की शुरुआत हो जाती है। और पहला प्रहार जो है वो किसके द्वारा किया था? मेवाड़ी सेना, राजपूती सेना के द्वारा किया जाता है क्योंकि उनके द्वारा ही इस मैदान को चुना गया था। क्योंकि मैदान की खास बात क्या थी कि मेवाड़ी सेना मैदान के अंदर मुख्य फ्रंट पर है तो तेज प्रहार कर सकती है और इतना तेज प्रहार करती है मेवाड़ी सेना कि अकबर की सेना के एक बार होश उड़ जाते हैं और अकबर की सेना जो है वो दबे पांव वहां से भागती है। अकबर की सेना जो है वो वहां से क्या होती है? अकबर की सेना वहां से दबे पांव भागती है। यह बात कौन बता रहा है? यह बात बदायूनी खां बता रहा है। बदायूनी खां ये बोलता है कि इतना प्रबल प्रहार किया गया था मेवाड़ी सेना के द्वारा कि हम वहां पर बनास नदी के किनारे किनारे कई किलोमीटर दूर तक भागे थे। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में होता है आसिफ खां और मेहतर खां, ये भी दो साथ में भेजे थे। तो मेहतर खां जो है ये मेहतर खां झूठी खबर फैलाता है कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे। मेहतर खां कौन था? मेहतर खां जो था इसके पास एक रिजर्व फौज की टुकड़ी दी हुई थी। रिजर्व फौज की टुकड़ी इसलिए दी गई थी कि अगर कहीं पर यह बात कहीं पर ऐसा हो जाए कि मेवाड़ी सेना जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाए तो उस समय क्या होगा? उस समय ये जो रिजर्व फौज की टुकड़ी है वो रिजर्व फौज की टुकड़ी काम आएगी इस युद्ध के अंदर। तो मेहतर खां जिसके पास रिजर्व फौज की टुकड़ी थी वह लेकर के मैदान में आता है और उसके द्वारा एक खबर फैलाई जाती है झूठी कि इस युद्ध के अंदर लड़ने के लिए कौन आ रहे हैं? इस युद्ध में लड़ने के लिए अकबर जो है वो खुद शाही सेना के साथ, अकबर जो है वो शाही सेना के
साथ आ रहे हैं। ये तो कौन कहता है? ये तो मेहतर खां कहता है। और आसिफ खां जो है, उस आसिफ खां के द्वारा क्या कहता है? आसिफ खां के द्वारा यहाँ पर जिहाद का नारा दिया जाता है। यही जिहाद का नारा किसने दिया था? यही जिहाद का नारा बाबर ने भी दिया था। तो आसिफ खां के द्वारा यहाँ पर क्या कहता है? आसिफ खां के द्वारा यहाँ पर जिहाद का नारा दिया था। भागती हुई मुगल सेना जिसके पांव उखड़ चुके हैं मेवाड़ी वीरों के द्वारा किए गए प्रबल प्रहार के कारण से, तो उस सेना के अंदर दोबारा से जोश जगाने के लिए आसिफ खां बोलता है जिहाद का नारा, और मेहतर खां बोलता है कि एक रिजर्व फौज की टुकड़ी के साथ आता है और टुकड़ी के साथ आकर के बोलता है कि अकबर जो है, आप भागो मत, शाही सेना लेकर के इस युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए खुद आ रहे हैं। जब ये बात वहां पर सुनी जाती है तो मुगल सेना की हिम्मत बनती है और मुगल सेना पुनः युद्ध के लिए तैयार होती है। ठीक है। इस युद्ध के अंदर जो बनास नदी का तटवर्ती प्रदेश है, उस बनास नदी के किनारे वाले मैदान में इस भयंकर युद्ध के कारण से रक्त का एक ताल बन जाता है। इसलिए हल्दी घाटी का जो मैदान है, उस हल्दी घाटी के मैदान को रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। रक्त तलाई के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या बन गया? रक्त का एक ताल बन गया। इस युद्ध के अंदर मानसिंह जो है, इस युद्ध में मानसिंह जो है, वो मानसिंह हाथी पर बैठ के लड़ रहे हैं, और महाराणा प्रताप ने जो अपना वाहन चुना, महाराणा प्रताप ने लड़ने के लिए चेतक को चुना, और चेतक को जब भी युद्ध में ले जाया जाता था तो चेतक जो है, उस चेतक का श्रृंगार एक हाथी के रूप में चेतक का श्रृंगार किया जाता था। तो यह जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के अंदर मानसिंह जो है वो हाथी पर बैठा हुआ है, और मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ है उस हाथी का नाम क्या है? उस हाथी का नाम है मर्दाना। मानसिंह जो है वो मर्दाना हाथी पर बैठकर लड़ रहा। महाराणा प्रताप की क्या है? महाराणा प्रताप का चेतक है। महाराणा प्रताप चेतक पर बैठकर लड़ रहे हैं। ठीक है। तो महाराणा प्रताप जो है वो क्या करते हैं? चेतक को इशारा करते हैं मानसिंह पर हमला करने के लिए। तो चेतक जो है वो, जिसने हाथी का श्रृंगार किया हुआ है, उस हाथी रूपी वेश के साथ प्रताप के कदमों की चाल को समझते हुए बढ़ता है मानसिंह की ओर। और जब वह मानसिंह की ओर जा रहा है तो मानसिंह के बचाव के लिए बीच में खड़ा हुआ है बहलोल खां। महाराणा प्रताप मानसिंह की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन बहलोल खां बीच में खड़ा हुआ। प्रताप तलवार के एक ही वार के साथ बहलोल खां को उसके घोड़े समेत उसे दो टुकड़ों में काट डालते हैं, और फिर चेतक जो है वो अपने दोनों के दोनों पांव जो है वो मानसिंह के मर्दाना हाथी जो है, उस मर्दाना हाथी के मस्तक पर टिका देता है। इस दौरान मर्दाना हाथी के दांतों पर लगाए गए हथियार, जो कि धारदार हथियार थे, उसके कारण से चेतक घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए अपनी उसी अवस्था के अंदर बना रहता है। प्रताप के द्वारा भाले से वार किया जाता है मानसिंह के ऊपर, लेकिन मानसिंह जो है वो हाथी के ओहदे में छुप करके नीचे बैठ जाता है, जिसके कारण से मानसिंह जो है वह वार बचा ले जाता है। लेकिन इस कारण से चेतक जो है वो वहां से क्या होता है? घायल हो जाता है, और चेतक को युद्ध के मैदान से हटना पड़ता है। युद्ध के अंदर जैसे ही महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान से हटते हैं, तो उस समय हमने पहले ही आपको बताया था कि राज चिन्ह को संभालने की जिम्मेदारी सारडी के झालाओं की है। तो राज चिन्ह कौन संभालेगा? राज चिन्ह संभालेंगे झाला बिंदा, क्योंकि इस युद्ध में कौन लड़ रहे हैं? इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से सारडी से कौन आए? झाला बिंदा आए हैं। तो महाराणा प्रताप की युद्ध के मैदान से हटने के ऊपर जो राज चिन्ह है, उस राज चिन्ह को कौन संभालेगा? तो राज चिन्ह जो है वो संभाल रहे हैं झाला बिंदा। झाला बिंदा राज चिन्ह किसके पास है? राज चिन्ह जो है वो सारडी जो है, वो सारडी के झाला बिंदा के पास है। ठीक है। तो अब झाला बिंदा जो है वो इस युद्ध के अंदर, प्रताप जो है वो युद्ध के मैदान से झाला बिंदा के आग्रह पर ही हटते हैं, क्योंकि जब झाला बिंदा देखता है कि युद्ध के अंदर जो सेना है, मेवाड़ी सेना है, वो मेवाड़ी सेना तो बहुत कम थी। मेवाड़ी सेना लगभग 4 गुना के आसपास कम थी। यानी कि अगर मान ले 1 लाख के आसपास है हमारी मुगल सेना, तो मेवाड़ी सेना की वीर लगभग 20,000 के आसपास, 20 या 30,000 के आस 25,000 के आसपास ही मेवाड़ी सेना थी। तो सेना के अंदर एक डिफ्रेंशिएशन बहुत ज्यादा था। उनकी सेना बड़ी थी, अपनी सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप की सेना, मेवाड़ी सेना ने बहुत डटकर युद्ध का सामना किया। लेकिन एक तो सेना के बड़ी होने से, दूसरी फिर जिहाद का नारा दिए जाने से, और तीसरी अकबर के आने की झूठी अफवाह फैला करके जो
जोश वापस भर गया मुगल सेना के अंदर। उसके कारण से प्रताप की सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और झालाबिंदा के कहने पर प्रताप को युद्ध के मैदान से हटना पड़ता है। झालाबिंदा राज चिन्ह धारण करते हैं और झालाबिंदा इस युद्ध के अंदर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। यहां से निकलने के बाद में प्रताप जो है वो चेतक पर बैठकर यहां से निकलते हैं और निकलते हुए प्रताप जो है वो पहुंचते हैं बलीचा। महाराणा प्रताप कहां पहुंचते हैं? महाराणा प्रताप पहुंचते हैं बलीचा। बलीचा कहां पड़ता है? उदयपुर में। महाराणा प्रताप जब युद्ध से निकल रहे हैं तो निकलने के दौरान मुगल सेना के द्वारा किया जाता है पीछा, और उस पीछा करती हुई मुगल सेना को रोकने का काम कौन करता है? रोकने का काम करता है महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जो हैं वो उस पीछा करती हुई मुगल सेना को रोकने का काम करते हैं। शक्ति सिंह पहले अकबर की तरफ से ही लड़ रहे थे, लेकिन अपने भाई की इस अवस्था को देख करके, अपने भाई के देशभक्ति और स्वाभिमान को देख करके शक्ति सिंह का दिल जो होता है वो पसीजता है, दिल बदलता है, भातृ प्रेम उमड़ता है, राष्ट्र प्रेम उमड़ता है। और उस राष्ट्र प्रेम के कारण से जो शक्ति सिंह है वो शक्ति सिंह उस मुगल सेना जिसके साथ वो पहले मिलकर लड़ रहे थे, अब उस मुगल सेना के साथ विरोध में आ जाते हैं और मुगल सेना से प्रताप की रक्षा करते हैं। इसके कारण से प्रताप उस युद्ध के मैदान से निकल जाते हैं और निकल करके पहुंचते हैं बलीचा, और वहां पर एक पुराने नाले को पार करते समय पार तो कर लेते हैं महाराणा प्रताप, चेतक नाले को तो पार करवा देता है, लेकिन उसके बाद में चेतक के कदम वहीं ठहर जाते हैं और चेतक की क्या हो जाती है? चेतक जो है उस चेतक की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक को क्या कर देते हैं? वहां पर खो देते हैं, जिसके कारण से प्रताप जो है वो चेतक को सर जो है वो गोद में रखकर वहां पर फूट फूट कर रोते हैं। ऐसा वीर पुरुष जो युद्ध के अंदर मिले हुए घावों के कारण से उसे तनिक भी परवाह नहीं है कि शरीर से कितना रुधिर बह रहा है, लेकिन एक स्वामी भक्त घोड़ा जिसने उसके साथ इस युद्ध को जिया है, लड़ा नहीं है, जिया है, और जिसने इस युद्ध के अंदर प्रताप का वह साथ दिया है कि प्रताप जो है एक बार इशारा करे तो चेतक जो है उधर ही मुड़ जाता था। इसके ऊपर बहुत बढ़िया कविता भी लिखी हुई मिलेगी आपको। तो उस चेतक के मृत्युगामी होने पर, उस चेतक के मर जाने के कारण से शहीद कहेंगे, मृत्यु नहीं कहेंगे, उस चेतक के शहीद हो जाने पर महाराणा प्रताप जो, उस महाराणा प्रताप को बहुत ही दुख होता है। महाराणा प्रताप की आंखों के अंदर आंसू आ जाते हैं। तो वह स्थान कहां पर है जहां पर चेतक का स्मारक बना? अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताओगे? बलीचा। बलीचा वह स्थान है उदयपुर के अंदर जहां पर क्या बना हुआ है? जहां पर चेतक का स्मारक बना हुआ है, चेतक का स्मारक बना हुआ है। वह स्थान कौन सा है? बलीचा, क्योंकि बलीचा पर पहुंचने पर वहां पर चेतक का क्या होता है? निधन हुआ था। तो बलीचा वह स्थान है जहां पर क्या बना हुआ? चेतक का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर क्या होता है? बलीचा वाली जगह पे शक्ति सिंह जो हैं वो शक्ति सिंह प्रताप को अपना घोड़ा देते हैं और प्रताप को घोड़ा देकर के अपने भाई को यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं कि अगर आप रहोगे तो हम सेना को संगठित करके वापस से इस युद्ध के अंदर लड़ सकते हैं। इसलिए शक्ति सिंह जो है वो अपना घोड़ा देते हैं और अपना घोड़ा देकर के प्रताप को यहाँ से भेज देते हैं। इस हल्दी घाटी के युद्ध में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हेरावल भाग कौन सा मार रहा था? एकमात्र मुस्लिम सेनापति था हकीम खां। हकीम खां जो है हेरावल के अंदर लड़ रहा था। तो हकीम खां जो है वो इस प्रताप के इस हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और हकीम खां का जो मकबरा बना हुआ वो कहाँ बना हुआ? खमनोर के अंदर हकीम खां का मकबरा बना हुआ। अगर पूछ लिया जाए कि हकीम खां का मकबरा कहाँ है तो क्या बताएंगे हम? खमनोर के अंदर, खमनोर में हकीम खां का मकबरा बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर हाथियों की भी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध के अंदर हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो राणा प्रताप थे उन राणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप और मुगल सेना, प्रताप की तरफ से राम प्रसाद व पूर्णा हाथी, ये प्रताप की तरफ से थे, और मुगलों की ओर से गजयुक्ता और गजराज हाथी, गजयुक्ता व गजराज हाथी, इनके मध्य ये प्रमुख हाथी थे। हाथी और भी थे युद्ध के अंदर, लेकिन प्रमुख हाथी ये थे। तो
इन दोनों के बीच में या इन हाथियों के बीच में युद्ध होता है। इस कारण से इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को क्या बोलते हैं? इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के अंदर जो राम प्रसाद हाथी है, यह राम प्रसाद हाथी अकबर जो है उस अकबर के हाथ लग जाता है, जिसके कारण से जब अकबर इस राम प्रसाद हाथी को अपने सम्मुख देखता है तो उसके मुख से अनायास ही निकल पड़ता है कि यह हाथी तो मुझे पीर की कृपा से मिला है। और अकबर ने बाद में इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर क्या कर दिया? पीर प्रसाद। किसकी कृपा से मिला? पीर की कृपा से मिला, इसलिए नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद जो है वो अकबर ने क्या कर दिया? अकबर ने इस हाथी का नाम कर दिया। तो ये पीर प्रसाद जो है जरूरी है, महत्वपूर्ण है, हमें याद रखना। चूंकि हाथियों की भी लड़ाई हुई थी, इस कारण से इसे हाथियों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्या युद्ध का कोई निर्णय हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि अनिर्णायक युद्ध रहा। अनिर्णायक क्यों रहा? क्योंकि ना तो प्रताप पकड़े गए, ना ही प्रताप को मारा गया उस युद्ध के अंदर, ना ही प्रताप की मृत्यु हुई, और ना ही मानसिंह जो है उसकी हार हुई। तो इस कारण से हल्दी घाटी का जो युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। इस कारण से हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध को अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध का अगर हमसे पूछ लें कि सजीव चित्रण कहाँ मिलता है, तो सजीव चित्रण मिलता है, बदायूनी खान ने एक पुस्तक लिखी थी, मुंतकफुल तारिख। बदायूनी खां एक बुक लिखता है, बदायूनी खां एक बुक लिखता है, इसका नाम है मुंतकाफ उल तारिख। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बदायूनी खान क्या बोलता है। बदायूनी खान बोलता है कि मेवाड़ी सेना के द्वारा किया गया पहला वार इतना प्रबल था कि हम बनास के किनारे किनारे कई किलोमीटर दूर तक भागे थे, और पीछे हमारे कौन लगी हुई थी? मेवाड़ी सेना लगी हुई थी। तो भला हो आसिफ खान और मेहतर खां का, जिनके द्वारा किए गए प्रपंच के माध्यम से क्या हुआ? मेवाड़ी सेना जो है वो वापस से पीछे की ओर जाती है। अदरवाइज क्या होता उस दिन मानसिंह भी मारा जाता, उस दिन बदायूनी खां भी मारा जाता। तो बदायूनी खां अपनी पुस्तक मुंतकाफुल तारिख में कहता है कि यह युद्ध जो है, यह युद्ध गोगुंदा का युद्ध है। ये बात कौन बोलता है? ये बोलता है बदायूनी खां। बदायूनी खां क्या बोलता है इस युद्ध को? वह बोलता है गोगुंदा का युद्ध। एक गोगुंदा का युद्ध बोला गया, दूसरा हमने बताया था आपको इसे हाथियों का युद्ध बोला गया, तीसरा हल्दी घाटी का युद्ध हम जानते ही हैं, हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है इसे। ठीक है, तो यह मेन तीन चीजें आ गई यहां पर। चौथा जो वर्णन मिलता है वो अबुल फजल की बुक अकबरनामा में मिलता है। जो अबुल फजल है, अबुल फजल अपनी बुक अकबरनामा, अबुल फजल जो है वो अपनी पुस्तक अकबरनामा में इसे खमनोर का युद्ध बोलता है, खमनोर का युद्ध। अबुल फजल क्या बोलता है? अबुल फजल जो है यह बोलता है कि यह युद्ध जो है वो खमनोर का युद्ध है। और यह विवरण कहां से लिया है? यह विवरण जो है वो उठाया गया है उसकी लिखी हुई पुस्तक अकबरनामा के अंदर। और कर्नल जेम्स टोड जो है वो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली या राजस्थान की थर्मोपल्ली कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड क्या बोलते हैं? जेम्स टोड इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहकर संबोधित करते हैं। जेम्स टोड क्या बोलते हैं? जेम्स टोड जो है वो इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहकर संबोधित करते हैं। ये महत्वपूर्ण। आदर्श लाल श्रीवास्तव इसे बादशाह बाग का युद्ध बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बादशाह बाग का युद्ध। और वीर विनोद पुस्तक जो है, उस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार यह कहा जाता है कि हल्दी घाटी युद्ध के अंदर मुगल सैनिकों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास थी और राजपूती सैनिकों की संख्या लगभग 20,000। हमने शुरू में बताया भी था कि लगभग 4 गुना का डिफरेंस था सेनाओं के अंदर। एक तरफ जहां जो मुगल सेना थी वो लगभग 80,000 या लगभग 1 लाख के आसपास हमने बताई थी। वीर विनोद पुस्तक ये कहती है कि दोनों सेनाओं के बीच में जो डिफरेंस था मुगल सेना और राजपूती सेना के बीच में, वो 4:1 का रेशियो था। यानी कि मुगल सेना
सेना लगभग 80,000 के आसपास थी और उसके एवज में राजपूती सेना जो थी वो लगभग 20,000 के आसपास थी। यह डिफरेंस किसके अंदर था? यह डिफरेंस दोनों सेनाओं में था। ये कौन बोलता है? यह वीर विनोद पुस्तक जो है, उस वीर विनोद पुस्तक के अनुसार यह विवरण दिया गया है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तो यह चीजें महत्वपूर्ण थी जो हल्दी घाटी युद्ध के बारे में आपको हमारे द्वारा बताई गई। ये सारी के सारी चीजें जो यहाँ पर आपको बताई गई हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार उठ कर आए हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है हमने इस क्लास के अंदर डिस्कस की। हमने इस क्लास में जो डिस्कस की वो पहली बात तो यह डिस्कस की कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है, इस हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर जो प्रताप है, उस प्रताप की सेना का हैराबल भाग कौन संभाल रहा है? तो हाकिम कासूरी जो कि पठान सेना नायक है, सेनापति है और साथ में चुंडावत लड़ेंगे, क्योंकि वचन के अनुसार हैराबल भाग को संभालने का जिम्मेदारी किसके? चुंडावतों की है। दूसरी, अगर प्रताप को युद्ध के मैदान से किसी भी कारण से निकलना पड़े तो राज चिन्ह कौन संभालेगा? सारडी के झाला संभालेंगे। तो यहाँ पर झाला कौन है? झाला बिंदा। और यहाँ पर जो भील सरदार लड़ने के लिए आए हैं वो कौन है? वो राणा पुंजा लड़ने के लिए आए हैं। हमें दो वर्णन मिलते हैं युद्ध के। एक वर्णन बोलता है 18 जून 1576, आपको ये डेट भी याद रखनी है। और दूसरे वर्णन के अनुसार 21 जून 1576, जो कि गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, आपको ये डेट भी याद रखनी है। मुगल सेनापति कौन था? मानसिंह था, जो प्रधान सेनापति है। साथ में कौन है? साथ में आसिफ खां है, मेहतर खां है, बदायूनी खां है। आसिफ खां क्या करता है? जिहाद का नारा देता है। मेहतर खां क्या करता है? मेहतर खां अकबर आ रहे हैं युद्ध में लड़ने के लिए ये घोषणा करता है, एक झूठी अफवाह फैलाता है। हल्दी घाटी के युद्ध को, हल्दी घाटी के मैदान का दूसरा नाम क्या? रक्त तलाई, क्योंकि रक्त के भर जाने के कारण से बनास के किनारे पर एक बड़ा तालाब बन जाता है जिसको रक्त तलाई बोलते हैं। कहां पर स्थित है हल्दी घाटी का मैदान? राजसमंद जिले में स्थित है। कहां पर है ये? खमनोर और गोगुंदा की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो ये हल्दी घाटी मैदान की बात आ गई। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि जो महाराणा प्रताप है, उन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या है? चेतक। चेतक का स्मारक कहां बना हुआ है? बलीचा। ठीक है। और मानसिंह जो है वो किस पर बैठ के लड़ रहा है? मानसिंह मर्दाना हाथी पर बैठ के लड़ रहा है। राज चिन्ह कौन संभालता है? झाला बिंदा संभालते हैं। हकीम खां सूरी जो कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति जो कि महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहे हैं, उनका मकबरा कहां बना हुआ है? खमनोर के अंदर। और हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसे हाथियों का युद्ध भी कहा गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाथी भी आपस में लड़ते हैं। प्रताप की तरफ से जो लड़ने वाले प्रमुख हाथी थे उनमें राम प्रसाद और पूर्णा हाथी, और मुगल सेना की तरफ से गजयुक्ता व गजराज हाथी। और इस युद्ध में राम प्रसाद हाथी चला जाता है अकबर के पास, जिसके कारण से अकबर इसका नाम बदल कर देता है पीर प्रसाद। और बदायूनी खां की पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखबुल तारीख। बदायूनी खां क्या बोलता है इस पुस्तक में से? गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल की बुक का नाम क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा में क्या कहा गया इस युद्ध को? हाथियों का युद्ध, सॉरी खमनोर का युद्ध। इसके अलावा और क्या क्या नाम है इस युद्ध के? हाथियों का युद्ध। और जेम्स टोड से क्या बोलता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली। वीर विनोद के अनुसार दोनों की सेनाओं के अंदर डिफरेंस कितना है? 4:1 का क्या है? दोनों की सेनाओं में डिफरेंस है। ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो एग्जाम में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हल्दी घाटी के मैदान से होने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन और हमारे इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण युद्ध, जिसे हमेशा इतिहास के अंदर याद किया गया। प्रताप के द्वारा लड़ी गई वीरता के कारण से शहीद होने वाले हमारे चेतक के कारण से स्वामी भक्ति के अंदर जो परिचय देता है, ऐसा घोड़ा जो अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाना जाता है, चेतक, जिसका स्मारक बना हुआ बलीचा में। इन सभी घटनाओं के लिए हम हल्दी घाटी का मैदान जो है, उस हल्दी घाटी के मैदान को और प्रताप की वीरता को हमेशा के लिए याद रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं, तो आपको इन चीजों को सारी की सारी याद रखना है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे बच्चों। बाकी अगली क्लास के अंदर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से प्रताप जो है वो अकबर के सामने अपनी जो चुनौती है उसको पेश करना जारी रखते हैं, और किस प्रकार से प्रताप जो है वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए और अपने राष्ट्र की आजादी के लिए अपने जीवन पर्यंत जो है वो अकबर के सामने एक अडिग पर्वतमाला की तरह खड़े हुए हैं, कभी झुकते नहीं हैं। ये सारी की सारी चीजें हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।